साथियों नमस्कार, मैं सुनील कुमार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिप्रेरणा ई क्लासेज में। दोस्तों आज अपन एनसीईआरटी बुक्स पर आधारित मनोविज्ञान के जो महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन हैं उनकी बात करेंगे और आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो है व्यक्तित्व। तो अगर आपका टॉपिक क्लियर भी नहीं है तो ऑब्जेक्टिव इन क्वेश्चनों के आधार पर आपका जो टॉपिक है काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। इससे पहले अधिगम का जो टॉपिक है मैंने यहाँ पे सोल्व करवा दिया और शैक्षिक परिदृश्य से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और वीडियो यहाँ पे उपलब्ध है। तो अगर आप चैनल पर नहीं तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व के स्व प्रतिवेदन मापक है? आपके सामने चार ऑप्शन है, रॉर्सा परीक्षण, टीएटी, सीएटी और एमएमपीआई परीक्षण। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। व्यक्तित्व के स्व प्रतिवेदन मापन कौन से होते हैं? पहली बात तो आपको ये समझना जरूरी है, जब तक ये आपको पता नहीं होगा कि स्व प्रतिवेदन मापन कौन से होते हैं तो आप इसका सही आंसर नहीं दे पाएंगे। स्व प्रतिवेदन मापक जो है, ठीक है, आप एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें 12th जो है उसका जो टॉपिक सेकंड है व्यक्तित्व से संबंधित, उसके अंतर्गत ये चीज़ दे रखी है कि स्व प्रतिवेदन मापन कौन से होते हैं। एक तो अपन देखते हैं कि प्रक्षेपी विधियाँ होती है, एक अप्रक्षेपी विधियाँ होती है और एक स्व प्रतिवेदन मापन होते हैं। ऑलपोर्ट है जो वो ये कहता है कि किसी व्यक्ति के मूल्यांकन करने की सबसे अच्छी विधि है उसको स्वयं को उसके बारे में पूछना, यानी स्व प्रतिवेदन, उसको स्वयं के अपने बारे में बताना होता है। इसमें ये एक इन्वेंटरी होती है जिस पर व्यक्ति को अपना आंसर देना होता है उन क्वेश्चनों पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह होती है, उससे अपेक्षा की जाती है कि वो अपने बारे में वास्तविक ही बताए। जनरली अपन देखते हैं कि प्रक्षेपी विधियों में एक परिस्थिति क्रिएट की जाती है, उसको पता नहीं चलता है कि हमारे व्यक्तित्व का पता लगाया जा रहा है। अप्रक्षेपी विधि होती है उसमें भी हम उससे बातचीत करते हैं, उसका अवलोकन करते हैं, उसमें भी उसको पता नहीं होता है कि हमारे व्यक्तित्व का पता लगाया जा रहा है। लेकिन ये स्व प्रतिवेदन मापन है, उसमें उसको पता होता है और हम कौन से गुणों की उसके बारे में पहचान कर रहे हैं उसके बारे में वो स्वयं ही अपने बारे में वास्तविक बताता है। तो इसकी उपयोगिता तब भी है जब वो अपने बारे में बताता है। तो मैंने कहा कि ये 3 टाइप की हो गई, ठीक है, मोटे तौर पे। एक और होती है चौथा प्रकार जो व्यवहार विश्लेषण है। तो इसके अंतर्गत देखिए रॉर्सा परीक्षण, टीएटी, सीएटी और एमएमपीआई। तो ये सभी जो है ये किससे संबंधित है? ये सभी प्रक्षेपी विधियां हैं, लेकिन इसके अंतर्गत तो व्यक्ति को स्वयं को बताना होता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा द, ठीक है। और ये किसे है? हाथवे एवं मैकिनले की ये प्रश्नावली है, हाथवे एवं मैकिनले। इसमें कुल 567 कथन होते हैं। मिनीसोटा अपन कह सकते हैं, मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी इसका सही है। आगे क्वेश्चनों में कोई टाइम नहीं लगेगा, चीज़ें क्लियर होती जाएगी। 50 क्वेश्चन है, 50 मिनट में अपन इनको सोल्व कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी तकनीक अचेतन मन में छिपी भावनाओं को जानने में उपयोगी है? अचेतन मन में छिपी भावनाओं को जानने में कौन सी अपन कह सकते हैं विधि उपयोगी है? स्थितिपरक विश्लेषण, साक्षात्कार, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर और वाक्य पूर्ति परीक्षण। देखते हैं आपका आंसर क्या होता है इसमें। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है वाक्य पूर्ति जो परीक्षण है वो अचेतन मन में छुपी भावनाओं को जानने में महत्वपूर्ण रूप से उपयोगी है। देखिए प्रक्षेपी विधियां जो होती है, प्रक्षेपी विधियां होती है, इनके माध्यम से हम क्या करते हैं, व्यक्ति के अचेतन मन तक पहुंचते हैं और ये उनमें से एक है, ठीक है। कौन सी? वाक्य पूर्ति परीक्षण। बाकी ये जो है ये व्यवहार विश्लेषण के अंतर्गत आ गई, ये है इसके अंतर्गत 16 PF जो है इसमें स्व प्रतिवेदन माप के अंतर्गत आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यक्तित्व के विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एडलर, बांडुरा, फ्राइड और युंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? व्यक्तित्व के विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा युंग। फ्राइड जो है उन्होंने मनोविश्लेषणात्मक का किया था, जबकि विश्लेषणात्मक जो है उसका प्रतिपादन किया था युंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव एक खुशमिजाज तथा मिलनसार व्यक्ति है, परंतु उसकी प्रवृत्ति रूढ़िवादी तथा अकेलापन उसे पसंद नहीं है। ऐसे व्यक्ति कहलाते हैं अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी और स्नायु विकृत स्थिरता। मैं बार बार कहता हूँ कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको जब तक नहीं समझोगे
तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। राजीव एक खुश मिजाज तथा मिलनसार व्यक्ति है, परंतु उसकी प्रवृत्ति रूढ़िवादी तथा अकेलापन उसे पसंद नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति तो कौन सा कहलाएगा इसके अंतर्गत? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है बहिर्मुखी। ठीक है, बहिर्मुखी जो होता है खुश मिजाज मिलनसार होता है, और ऐसा व्यक्ति रूढ़िवाद नहीं होता है, परंतु उसकी रूढ़िवाद तथा अकेलापन उसे पसंद है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अकेलापन जो होता है ना वो उसको पसंद नहीं, लेकिन इसकी जो अपन कह सकते हैं रूढ़िवाद पर ये चलता है, ये इसका एक गुण है, महत्वपूर्ण पहचान है। तो यहाँ पे अपन रूढ़िवाद पर ये चलता है। जो ये अंतर्मुखी जो होता है ना वो तार्किक उसका दृष्टिकोण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सेल्डन व्यक्तित्व सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? सेल्डन का आपने प्रकार पढ़े, उन्होंने टोटल कितने प्रकार बताए? 4 प्रकार बताए। उसके अंदर गोलाकार, आयताकार, चौगाकार एवं लंबाकार। तो उसमें अंतर्गत कौन सा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा चौगाकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यौन मूल प्रवृत्ति के ऊर्जा बल को कहा जाता है? थैनाटोस, इरोज, लिबिडो, ए एवं बी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा यौन मूल प्रवृत्ति जो ऊर्जा बल है उसको अपन लिबिडो कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? लिबिडो से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सिगमंड फ्राइड ने मन की 3 दशाएं बताई है, उनमें से अचेतन मन होता है? जागृत अवस्था, भूल जाना, दमित इच्छाओं एवं कटु अनुभूतियों का भंडार, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा अचेतन मन जो होता है ना हमारा वो दमित इच्छाओं एवं कटु अनुभूतियों का भंडार होता है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर जो 7 उसका स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? या अपन कह सकते हैं जो युक्तियां जो है उसका प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अभी पिछली बार रीट में आया था, अभी जेम्स, फ्राइड, युंग एवं केटल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सिगमंड फ्राइड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इनमें से सही कथन को पहचानना है। देखते हैं आप इसका सही आंसर दे पाते नहीं। अगर इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर सही दे देते तो मैं समझता हूं कि आपका व्यक्तित्व का जो टॉपिक है उसका कंसेप्ट आपका क्लियर काफ़ी हद तक है। प्रक्षेपी तकनीकें प्रत्यक्ष तकनीकों के अंतर्गत आती है। प्रत्यक्ष तकनीकों के अंतर्गत अप्रक्षेपी विधियां आती हैं। प्रत्यक्ष तकनीकों के द्वारा अचेतन मन का अध्ययन काफ़ी हद तक किया जा सकता है। और द है यहाँ पे अप्रक्षेपी विधियां व्यक्तित्व का वास्तविक वर्णन करने में सफल हो जाती है। दोबारा पढ़िए, प्रक्षेपी, आपको इनमें से सही कथन देखना, प्रक्षेपी तकनीकें प्रत्यक्ष तकनीकों के अंतर्गत आती है। फिर प्रत्यक्ष तकनीकों के अंतर्गत अप्रक्षेपी विधियां आती है। सह यहाँ पे प्रत्यक्ष तकनीकों के द्वारा अचेतन मन का अध्ययन काफ़ी हद तक किया जा सकता है। और फिर अप्रक्षेपी जो विधियां हैं व्यक्तित्व का वास्तविक वर्णन करने में सफल हो जाती है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ब। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब। अब देखिए, प्रक्षेपी जो तकनीकें होती हैं वो अप्रत्यक्ष तकनीकों के अंतर्गत आती है। यहाँ पे उल्टा है, प्रक्षेपी किसके अंतर्गत आती है? अप्रत्यक्ष के अंतर्गत। और अप्रक्षेपी किसके अंतर्गत आती है? वो आती है प्रत्यक्ष तकनीकों के अंतर्गत। ठीक है, तो पहला कथन यहाँ पे गलत हो गया, प्रत्यक्ष तकनीकों के द्वारा। अब यहाँ पे ये भी है कि जो प्रक्षेपी विधियां है उसके द्वारा कौन से अचेतन मन का पता चलता है? अचेतन मन का पता चलता है। यहाँ पे क्या कर रहा है? प्रत्यक्ष तकनीकों के द्वारा अचेतन मन का अध्ययन का भी। तो प्रत्यक्ष तकनीक तो ये है, इसके द्वारा अचेतन मन का तो नहीं होगा, तो ये भी कथन यहाँ पे गलत हो गया। अप्रक्षेपी विधियां व्यक्तित्व का वास्तविक वर्णन करने में सफल हो जाती है। तो व्यक्ति का वास्तविक वर्णन करने में कौन सी विधियां सफल होती है? ये प्रक्षेपी, जिनमें व्यक्ति का अप्रत्यक्ष रूप से उसके व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है और इसके अंतर्गत उसके अचेतन मन का पता लगाया जाता है। तो ये क्लियर। क्वेश्चन नंबर देखिए, व्यक्तित्व का वह अंश जो नैतिकता के विषय में माता पिता तथा सामाजिक मानकों को समाविष्ट करता है। आपके सामने ऑप्शन है। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे अपन रेगुलर मनोविज्ञान और शैक्षिक परिदृश्य से संबंधित महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज में करवा रहा हूँ और निश्चित रूप से ये आपके लिए काफ़ी सहायक होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कम समय में अपन अधिक से अधिक क्वेश्चन को सोल्व करें।
ठीक है, और साथ में इनको समझते भी चले। अहम, परा अहम, इनमें से कोई नहीं। व्यक्तित्व का अंश जो नैतिकता के विषय में माता पिता तथा सामाजिक मानकों को समाविष्ट करता है। इदम, अहम और परा अहम। इसका सही आंसर हो जाएगा परा अहम। जो सुपर ईगो है वो नैतिकता के विषय में माता पिता तथा सामाजिक मानकों को समाविष्ट करता है। कोई भी निर्णय लेने से पहले वो नैतिकता को महत्वपूर्ण मानता है और सामाजिक जो मानक है वो उसके लिए एक दबाव का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यक्तित्व के द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। और वास्तव में अपन कह सकते हैं, अगर हमने किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी को वास्तव में जान लिया, अपने उसके आंतरिक एवं बाह्य गुणों को अच्छे से, उसका जो संगठन उसको हमने पहचान लिया, तो काफ़ी हद तक संभावना है कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करेगा, इसके बारे में भी हम आसानी से पूर्वानुमान लगा सकते हैं। आपके सामने ऑप्शन है ऑलपोर्ट, केटल, युंग, एडलर। इसका सही आंसर हो जाएगा केटल की ये परिभाषा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यक्ति इतिहास विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं। मुर्रे व मार्गन, पाइन एवं टेंडलर, गाल्टन एवं इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केस स्टडी जो है, ठीक है, अपन कह सकते हैं व्यक्ति इतिहास विधि उसका माने जाते हैं गाल्टन। सही क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CAT का भारतीय अनुकूलन किसने किया। CH राइस ने, उमा चौधरी, युंग एवं वॉटसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उमा चौधरी। इसके बाद में टॉपिक वाइज जब हो जाते हैं क्लियर, उसके बाद में अपन मिक्स में सभी मनोविज्ञान के टॉपिकों को साथ में लेकर 50 क्वेश्चन अभी अपन टॉपिक वाइज करें, उसके बाद में मिक्स क्वेश्चन अपन करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्त होने वाला अपेक्षाकृत सतत एवं संगत व्यवहार कहलाता है। आदर्श, शील गुण और अभिक्षमता और अभिवृत्ति, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा शील गुण। ठीक है, शील गुण क्या होते हैं, उनकी प्रकृति होती है, ठीक है, उनकी जैसे अपेक्षा करते वो सतत एवं संगत व्यवहार होता है। जैसे गांधी जी जो है, महात्मा गांधी, उनमें अहिंसा का जो गुण था, ठीक है, मदर टेरेसा में जो वात्सल्य का जो गुण था, वो एक शील गुण अपन उसको कह सकते हैं। और उसकी प्रकृति है कि वो आपको अधिकतर परिस्थितियों में, अधिकतर व्यवहार में आपको वो चीज़ें देखने को मिलेगी। तो वो चीज़ होती है अपन शील गुण यानी ट्रेट्स। और ऑलपोर्ट ने इस पर 3 प्रकार भी बताए थे। कौन कौन से, प्रधानशील गुण, केंद्रीयशील गुण और गौणशील गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषय का तात्कालिक ज्ञान व्यक्ति को नहीं होता है किंतु प्रयास द्वारा प्रत्यक्ष स्मरण कर चेतना में लाया जा सकता है। यह स्थिति मन के किस स्तर से संबंधित है। क्वेश्चन को समझिए, विषय का तात्कालिक ज्ञान व्यक्ति को नहीं होता उस समय, किंतु अगर प्रयास द्वारा प्रत्यक्ष स्मरण कर उसे चेतना में लाया जा सकता है। तो चेतना तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो बात खुद कर रहे हैं चेतना में लाया जा सकता है, लेकिन वो चीज़ें होती कहाँ पे हैं जहाँ से अपन प्रयास के माध्यम से उनको चेतना के स्तर पर लाते हैं। चेतन भाग, अचेतन भाग, अर्धचेतन भाग और इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्वेश्चन सही होता है या नहीं देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा अर्धचेतन भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक ऊर्जा का राज फ्राइड ने किसे कहा है। मूल प्रवृत्ति, लिबिडो, इलेक्ट्रोग्रंथि और नार्सिज्म। इसका सही आंसर हो जाएगा लिबिडो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यक्तित्व रचना हेतु जीवन जीने का ढंग, इस शब्द का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने कहा। इसका आपको आंसर देखना है, फ्राइड, एडलर, मैस्लो, युंग। इसका सही आंसर हो जाएगा एडलर। एडलर जो है, अपन इसको नव फ्राइडवादी के अंतर्गत इनको लेते हैं। एडलर कौन थे, नव फ्राइडवादी। ठीक है, उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत लक्ष्य होते हैं, ठीक है, और वो व्यक्ति उन उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में हमेशा कार्य करता है। और जीवन शैली और सामाजिक अभिरुचि को मध्य रखते हुए उन्होंने अपना ये जो फ्राइड है उसके विपरीत उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया, या उससे आगे अपना सिद्धांत दिया, जहाँ फ्राइड है कामुकता को और आक्रामकता को महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि ये जो है एडलर है या अपन जितने भी नव फ्राइडवादी है, ये उन कामुकता और आक्रामकता को उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति के मन में विचार आता है कि मुझे बालक पर प्रहार करना चाहिए और वह बिना किसी कारण ही पूरी कक्षा के सामने बालक पर हाथ उठा देता है। उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कौन से स्तर का है, इड टाइप का, ईगो टाइप, सुपर ईगो और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इड जो है, इदम टाइप का जो है अपन कह सकते हैं, जिस पर अचेतन मन हावी होता है,
वहाँ पर व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो एक तरीके से अपन कह सकते हैं जानवर प्रवृत्ति। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हो जाएगा इड। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, यहाँ पे एक बार मैं थोड़ा सा इस चीज़ को क्लियर करता हूँ कि इसमें देखिए अपने जो मन होते हैं, ठीक है, एक तो चेतन मन होता है, एक अर्धचेतन और एक अचेतन मन होता है। ठीक है, जनरली अपन देखते हैं इडम, अहम एवं सुपर ईगो, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, अगर ये कंट्रोल बैलेंस बनाने वाला कौन है? अर्धचेतन मन। ठीक है, जिसको अपन सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। अगर ये अचेतन मन इसके ऊपर हावी हो जाएगा तो वैसी स्थिति में व्यक्ति अपन कह सकते हैं उसके व्यवहार हिंसक है, या अपन कह सकते हैं कामी, क्रोधी या सुख की तरफ भागने वाला होता है। अपन ने इडगी जो है उसकी विशेषता भी बताया। अगर ये चेतन किसी व्यक्ति के ऊपर हावी हो जाता है, ठीक है, तो वैसी स्थिति में वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपने आप को आदर्शवाद स्थिति में प्रकट करता है, नैतिक स्थिति में प्रकट करता है। ठीक है, अपराध की संभावनाएं बिल्कुल कम हो जाती है, हालांकि यहाँ पे जब सुपर ईगो होता है। लेकिन बैलेंस बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है सबकॉन्शियस माइंड यानी अहम, जो यथार्थता के ऊपर कार्य करता है। ये सुखवादी सिद्धांत पर कार्य करता है, ये यथार्थवादी और ये आदर्शवादी सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से आपको देखना कौन सा कथन सही नहीं है। परा अहम सामाजिक अपेक्षाओं तथा आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। आपको कौन सा सही नहीं है? अहम का विकास इदम से होता है। इदम का उद्देश्य किसी भी प्रकार से आवश्यकता की संतुष्टि करना है। और फिर है इदम अहम पराहम का कोई संबंध नहीं होता है। आपको इनमें देखना कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये चौथा कथन है, वो सही नहीं है। बाकी सुपर ईगो जो होता है नैतिक आदर्शों पर चलता है, ये भी सही है। अहम का वास्तविक इदम से होता है। विकास किससे होता है? सबसे पहले बालक में इदम का ही विकास होता है, उसके बाद में अहम और उसके बाद में सुपर ईगो का विकास होता है। ठीक है, जो सर्वावस्था में अपन सुपर ईगो की स्थितियाँ देखते व्यक्ति नैतिक बन जाता है, आदर्शवादी बन जाता है या उस प्रकार की बातें करता है। इदम का उद्देश्य किसी प्रकार की आवश्यकता की संतुष्टि करना है। इदम जो है वो क्या है? आवश्यकताओं की संतुष्टि, तत्काल उन आवश्यकताओं की संतुष्टि चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम सफल होना चाहता है तथा श्रेष्ठता के स्तर को प्राप्त करना चाहता है। वह विप्रेरित है शक्ति आवश्यकता, उपलब्धि आवश्यकता से, अनुमोदन आवश्यकता से और संबंधन आवश्यकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपलब्धि आवश्यकता। आपने उपलब्धि अभिप्रेरणा जो सिद्धांत पढ़ा है मैक्लेलैंड एवं एटकिंसन का, तो वो उसमें संबंधित है कि व्यक्ति बड़ी उपलब्धि चाहता है, तो उसके अंतर्गत अभिप्रेरणा जो चीज़ कौन सी चलती है? उपलब्धि आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आश्चर्य एक संवेग है तो मूल प्रवृत्ति क्या होगी? आक्रमण, जिज्ञासा, भोजन, पलायन। इसका सही आंसर हो जाएगा जिज्ञासा। आश्चर्य संवेग, ध्यान रखिए, कई बार पूछ लिया जाता है आश्चर्य एक संवेग मूल प्रवृत्ति, तो आश्चर्य एक संवेग है। संवेग की महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि वो पहले प्रकट होता है और उसके बाद में जो व्यवहार होता है, ठीक है, वो मूल प्रवृत्तियाँ कहलाती है, जिसके अंतर्गत जिज्ञासा है जो यहाँ पे मूल प्रवृत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वात, पित्त, कफ ये किस वर्गीकरण के आधार पर है? वेद के आधार पर, कर्म के आधार पर, आयुर्वेद के आधार पर और प्रवृत्ति के आधार पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयुर्वेद के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में बालक अधिकांशतः अपने ही रूप पर मोहित हो जाता है। फ्राइड ने इस भावना को कहा मूल प्रवृत्ति, नार्सिज्म, अट्रैक्शन एवं भ्रम, एल्यूशन। इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो है नार्सिज्म। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें आप जाकर टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप चैनल पे नहीं तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले हर महत्वपूर्ण वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये जो समय आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन सोल्व करने का समय है। निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि नहीं है? ठीक है, कई विधियाँ हैं, प्रक्षेपी, अप्रक्षेपी, वस्तुपरक और व्यवहारपरक विश्लेषण विधियाँ। तो देखिए, इंटरव्यू, स्थितिपरक परीक्षण, वाक्यपूर्ति परीक्षण और प्रेक्षण। ठीक है, देखिए साक्षात्कार, स्थितिपरक परीक्षण, वाक्यपूर्ति परीक्षण और प्रेक्षण। तो आपको पता है इनमें से एक अलग आपको दिखाई दे रहा है, वाक्यपूर्ति परीक्षण वो प्रक्षेपण विधियों के अंतर्गत आता है। यानी बाकी जो साक्षात्कार करते हैं अपन, इंटरव्यू है, परिस्थिति के अंतर्गत उसके व्यवहार का पता लगा रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। ठीक है, ये भी उसमें अवलोकन से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक उचित व्यक्तित्व होता है सदैव कर्मठ, विचारशील, भावुक, संवेगात्मक रूप से स्थिर। अच्छे व्यक्तित्व की जो सबसे महत्वपूर्ण पहचान होती है कि वो व्यक्ति संवेगात्मक रूप से स्थिर है। अगर आप संवेगात्मक रूप से स्थिर नहीं है, संतुलित नहीं है, भले आप कितने कर्मठ हो, विचारशील हो या भावुक हो, इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता है। आपकी पर्सनैलिटी को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली चीज़ होती है आपकी संवेगात्मक स्थिरता या उस संवेगों में संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अंतर्बोध परीक्षण में कार्ड होते हैं महिलाओं के, पुरुषों के, जानवरों के, ए और बी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, जानवरों के। बाल अंतर्बोध परीक्षण जो होता है उसके अंतर्गत जानवरों के चित्र होते हैं। कुल 10 कार्ड इसके अंतर्गत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन मूल प्रवृत्ति व मृत्यु मूल प्रवृत्ति के अनुसार प्रतीक है अनुभव एवं भावना की, निर्माण एवं ध्वंस की, ऊर्जा एवं विनाश की, एवं इच्छा एवं अनिच्छा की। तो जीवन जो मूल प्रवृत्ति है वो किससे संबंधित है, निर्माण से संबंधित है, ठीक है, और मृत्यु मूल प्रवृत्ति ध्वंस से संबंधित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब। क्वेश्चन नंबर 28, समाजमिति विधि के प्रवर्तक है मोरेनो, वुंट, युंग, कैटल। इसका सही आंसर हो जाएगा मोरेनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्यक्तित्व को परिभाषित करने वाले कारक जैसे बुद्धि, अभिरुचि, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति, महत्वाकांक्षा आदि किस प्रकार के कारक है, सोशल, सामाजिक, बायोलॉजिक, जैविक, साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक और जन्मजात। इसका सही आंसर बताइए अब क्या होगा। और इसके बाद में आप कमेंट जरूर करें आपको क्वेश्चनों का जो लेवल है कैसा लगा, और आपके इन 50 क्वेश्चन में आपके कितने सही हो रहे हैं ये भी जरूर कमेंट करें। इसका सही आंसर हो जाएगा साइकोलॉजिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। फ्राइड के अनुसार मन का लघुत्तम खंड कौन सा होता है, अर्धचेतन, चेतन, अचेतन, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो सबसे बड़ा खंड होता है वो तो होता है अचेतन, ठीक है, और जो सबसे छोटा खंड होता है कौन सा, चेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन एक संतुलित व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। संतुलित व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है, शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना, संवेगात्मक संतुलन एवं सामंजस्य, सामाजिकता, संकल्प शक्ति की दुर्बलता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संकल्प शक्ति की दुर्बलता, ये अच्छे व्यक्तित्व की पहचान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कौन सा एक जैविक कारक नहीं है, शरीर रचना, अभिक्षमता, ग्रंथियां, कोई नहीं। तो जैविक कारक कौन कौन से, शारीरिक रचना, ग्रंथियां हैं, लेकिन अभिक्षमता एक मनोवैज्ञानिक कारक है जो जन्मजात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के विघटन होने का मूल कारण क्या है, इच्छाओं का दमन होना, दिवा स्वप्नों की अधिकता, संकल्प शक्ति का दुर्बलता एवं उपरोक्त सभी। व्यक्तित्व के विघटन होने का मूल कारण आपको पूछा गया इसमें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इच्छाओं का दमन, दिवा स्वप्नों की अधिकता, संकल्प शक्ति की दुर्बलता, ये सभी जो कारण है व्यक्तित्व के विघटन या कुसमय जो होने के बड़े कारण होते हैं। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी है व्यक्तित्व के सामाजिक कारक, व्यक्तित्व के शील गुण, व्यक्तित्व के दोष, तनाव एवं दबाव के सूचक। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, व्यक्तित्व की ये सामाजिक कारक है। शील गुण के अंतर्गत कौन कौन से जाते हैं, जैसे मैंने कहा था कि जो ऑलपोर्ट का जो सिद्धांत है, प्रधान विशेषक, केंद्रीय विशेषक, गौण विशेषक, उसके अंतर्गत अहिंसा है, वात्सल्य है, ठीक है, हिटलरवाद है, ये सब चीज़ें। और जो गुण है जनरली मनुष्य के, वो अपन कह सकते हैं सामाजिक व्यक्ति है कोई भी, तो वो शील गुणों के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी जो है व्यक्ति के सामाजिक कारक होते हैं। कुंठा आक्रामकता सिद्धांत किसने दिया, रोजनविग ने, मिलर एवं डोलार्ड ने, मार्गन मूरे एवं गाल्टन। आपका क्वेश्चन सही होने की संभावना इसमें कम है, मेरे को ऐसा लग रहा है। कुंठा आक्रामकता जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, इसका सही आंसर हो जाएगा मिलर एवं डोलार्ड ने। देखिए रोजनविग ने तो इसकी परीक्षण बनाया था, कुंठा परीक्षण जो है वो रोजनविग का है, चित्रगत कुंठा परीक्षण अपन कहते हैं, और ये सिद्धांत किसने दिया, मिलर एवं डोलार्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व का अध्ययन करने के लिए कौन से मन पर बल दिया। व्यक्तित्व का अध्ययन करने के लिए कौन से मन पर बल दिया, चेतन मन, अवचेतन मन, अचेतन मन, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा
अवचेतन मन। उन्होंने मन के जो प्रकार तीनों ही बताए थे, लेकिन व्यक्तित्व का अध्ययन करने के लिए उन्होंने कहा कि आप इसमें अगर आप किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगाना चाहते हैं तो आपको उसके अचेतन मन का अध्ययन करना होगा। मैंने इसको अचेतन समझ लिया यहाँ पे। अवचेतन जो होता है सबकॉन्शियस माइंड होता है, अर्धचेतन होता है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, अचेतन मन। प्रक्षेपी विधियों के माध्यम से इसी का अपन अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्राइड के अनुसार व्यक्ति में ओडिप्स एवं इलेक्ट्रा जैसी मनोग्रंथि के विकास का समय कौन सा है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको फ्राइड की जो मनोलैंगिक जो सिद्धांत है, साइकोसेक्सुअल थ्योरी है, उसके अंतर्गत आपको उसका जो क्रम पूछा जा सकता है, कौन सी अवस्था है, उसका समय क्या है, ये चीज़ें आपको पहले से पता होना जरूरी है। तो 4 से 8 वर्ष, 2 से 5 वर्ष, 2 से 4 वर्ष और 4 से 6 वर्ष। ओडिप्स एवं इलेक्ट्रा, आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी जो 5 अवस्था है, पहले कौन सी है, मुख्य अवस्था, बुद्धि अवस्था, लैंगिक अवस्था, अव्यक्त अवस्था और जननेंद्रिय अवस्था, जिसको अपन कह सकते हैं ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फेलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज एंड जेनिटल स्टेज। इसका जो समय होता है जन्म से 1.5 वर्ष, इसका हो गया 1.5 से 3 वर्ष, इसका हो गया 4 से 6 वर्ष, इसका हो गया 7 से 12 वर्ष, ठीक है, और इसका हो गया 13 से आगे। यहाँ पे देखिए आपको पता होना ओडिप्स और इलेक्ट्रा कब होती है, इस अवस्था में, लैंगिक अवस्था में, और इसका जो समय क्या है 4 से 6 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द। फ्राइड के अनुसार कौन सा व्यक्तित्व प्रकार आनंद के नियमों से निर्देशित होता है। आनंद के नियमों पर कौन चलता है, इदम, अहम, परा अहम, लिबिडो। इसका सही आंसर हो जाएगा इदम। ये एक अपन कर सकते हैं एक कामुक ऊर्जा के बारे में अगर आपको पूछा जाता है तो आपको बताना है सिर्फ लिबिडो, और बाकी आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फ्राइड के अनुसार कौन सा मन व्यक्तित्व का नैतिक स्तर है जो आदर्श प्रस्तुत करता है। चेतन मन, अवचेतन मन, अचेतन मन और प्रोक्सोबी। इसका सही आंसर हो क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर है चेतन मन जो है व्यक्ति का नैतिक स्तर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कर यह ना कर कहने वाला कौन सा मन होता है। यह आपके लिए नया क्वेश्चन है। चेतन मन, अवचेतन मन, अचेतन मन और इरोज। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा इसका सही आंसर, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है चेतन मन। देखिए ये जो होता है अवचेतन मन, अर्धचेतन मन, ये कंट्रोल करने वाला होता है। ठीक है, आपको ऐसे करना चाहिए, ये सिर्फ दोनों के बीच में बैलेंस बनाने का कार्य करता है। लेकिन चेतन मन जो होता है नैतिकता का स्तर होता है, इसलिए ये बताता है कि ये कार्य नहीं करना चाहिए, हाँ ये कार्य करना चाहिए, ये कार्य नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फ्राइड के अनुसार मन का वह प्रकार जो कभी आराम नहीं करता। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हो सकता है आपने इनमें से कई क्वेश्चन पहली बार पढ़े हो। चेतन मन, अचेतन मन, अर्धचेतन मन, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है अचेतन मन कभी भी आराम नहीं करता है। क्यों, क्योंकि अपन जब स्वप्न की स्थिति में होते हैं तो वहाँ पे हमारा अचेतन मन ही होता है। और फ्राइड ने जो मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया था उसके अंतर्गत इसीलिए उन्होंने महत्वपूर्ण बल दिया था कि व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए कौन से मन का मजबूत होना आवश्यक है। अचेतन मन, अर्धचेतन मन, चेतन मन, लिबिडो। इसका सही आंसर क्या होगा, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए कौन से मन का मजबूत होना आवश्यक है। इसका सही आंसर हो जाएगा अर्धचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, बैलेंस बनाने वाला मन। आप कितने ही नैतिक हो, आपकी नैतिकता से ज़रूरी नहीं है कि आप संतुलित रहोगे। ठीक है, और आप कितने ही सुख के पीछे भागो, ये हमेशा ये चीज़ नहीं हो सकती कि आप हमेशा अपन कह सकते हैं समायोजित होंगे। तो दोनों ही स्थितियाँ आपको समायोजित नहीं कर सकती। समायोजन के लिए ज़रूरी है दोनों मन के बीच में आपका संतुलन, बैलेंसिंग। तो यहाँ पे हाँ ये ज़रूर है कि अलग अलग स्थितियों में हमें हमेशा ही ये बैलेंस बनाने का कार्य है, कब इसको ज़्यादा महत्व देना और कब इसको महत्व देना। तो ये पूरा काम इसका है, अर्धचेतन मन का। जैसे एग्जाम का दौर है तो हमको जो है ये अर्धचेतन मन क्या होगा, जिसका ये जो सबकॉन्शियस माइंड मजबूत है वो इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देगा बजाय इसका, क्योंकि ये तो सुख के पीछे भागने वाला होता है। तो एग्जाम के टाइम पे अपन कहते हैं कि अगर इस पर अगर हमारा मन
कार्य करने लग जाएगा तो सीधी सी बात है हम सफलता से दूर होते जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अर्धचेतन मन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यक्तित्व के संबंध में सही कथन नहीं है। इसकी प्रकृति अपेक्षाकृत स्थायी होती है। आपको देखना इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। व्यक्तित्व के संबंध में पूर्व कथन संभव है। व्यक्तिगत भिन्नता एक प्राकृतिक तथ्य है और व्यक्तिगत विचलनशीलता अस्वाभाविक गुण है। कंसेप्ट क्लियर आपके हो रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन से। टेक्निकल की जो क्वेश्चन है, इसकी प्रकृति व्यक्तित्व जो होता है वास्तव में उसकी प्रकृति अपेक्षाकृत स्थायी होती है। अगर बार बार में बदल जाए तो हम किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी का पता ही नहीं लगा सकेंगे। व्यक्तित्व के संबंध में पूर्व कथन संभव है। जब कोई चीज़ अपेक्षाकृत स्थायी होती है तो उसके आधार पर हम उसके बारे में भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। केटल ने ये बात कही थी। व्यक्तिगत विभिन्नता एक प्राकृतिक तथ्य है। ये बिल्कुल प्राकृतिक तथ्य है कि प्रत्येक व्यक्ति है उसमें कोई ना कोई एक विशेष गुण होता है और दुनिया के जो सभी व्यक्ति जो होते हैं विशिष्ट होते हैं, उसमें जो सब गुण है वो दूसरे व्यक्ति में नहीं होंगे। हालांकि मैं कहता हूँ कि कुछ हद तक गुण है, कई समानताएं हो सकती है, लेकिन काफ़ी समानताओं के बावजूद भी हर व्यक्ति में कोई ना कोई ऐसा गुण मिलेगा जो दुनिया के किसी दूसरे व्यक्ति में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि ये व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। लेकिन यहाँ पे देखिए विचलनशीलता जो होती है उसको अपन कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता। ठीक है, इसको कहते हैं विभिन्नता। तो यहाँ पे वही बात करें, व्यक्तिगत विभिन्नता एक अस्वाभाविक गुण है, जबकि व्यक्तिगत विभिन्नता जो है स्वाभाविक गुण है। क्या है? एक स्वाभाविक गुण है। सभी व्यक्ति एक कक्षा में बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नता स्वाभाविक है, उनमें कोई ना कोई अंतर अवश्य होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि निम्न में से व्यक्तित्व के संबंध में सही कथन है। व्यक्ति का व्यवहार वर्तमान दशाओं से प्रभावित होता है। सही कथन आपको बताना है। प्रत्येक व्यक्ति विशिष्ट नहीं होता। व्यक्तिगत विभिन्नता पूर्णतः अर्जित होती है और मनोवैज्ञानिक गुण एक विमीय व सरल होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ए। व्यक्ति का जो व्यवहार वर्तमान दशाओं से प्रभावित होता है। देखिए प्रत्येक व्यक्ति विशिष्ट नहीं होता है, कथन गलत है। व्यक्ति को पूर्णतः अर्जित होती है, पूर्णतः अर्जित नहीं होती है। कुछ चीज़ें होती हैं, हम जो पर्सनैलिटी है हमारी वो पूर्णतः अर्जित नहीं है, उसमें कुछ काफ़ी हद तक अपन कह सकते हैं हमें जन्मजात गुण मिले। जैसे बुद्धि है वो अर्जित नहीं है, वो जन्मजात है। ठीक है, और मनोवैज्ञानिक जो गुण है वो जटिल होते हैं। ठीक है, तो इसका 1 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, किसने विशेषकों को विलोमी प्रवृत्तियों के रूप में वर्णित किया है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए नया है। अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ये हमारे लिए एक मोटिवेशन है। ऑलपोर्ट, केटल, युंग एवं एरिक फ्रोम। एक पेपर को तैयार करने में कितना चीज़ अपन कर सकते हैं, टाइम लगता है, ये हमको पता है। बदले में आपसे हम सिर्फ एक सब्सक्राइब मांगते हैं। यहाँ पे देखिए कि किसने विशेष को विलोमी प्रवृत्तियों के रूप में वर्णित किया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा केटल। केटल जो है उन्होंने जो शील गुण बताए थे, कितने 16 जो शील गुणों की उन्होंने बात की थी, कारकों की बात की थी, उसके विपरीत में उन्होंने सामने विपरीत गुण भी उन्होंने बताए थे केटल ने। आप देखिए एक बार, अगर केटल का जो सिद्धांत है उसमें जो 16 शील गुण उसने या जो 16 कारकों की बात की है, उसके सामने विपरीत जो शील गुण है उनकी भी बात उन्होंने की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केटल। क्वेश्चन नंबर 46 है, कैरन हॉर्नी के अनुसार माता पिता द्वारा अपने बच्चों के प्रति उदासीन एवं हतोत्साहित करने वाले व्यवहार के परिणाम स्वरूप बाल्य में उत्पन्न होने वाली जो भावना होती है कैरन हॉर्नी के अनुसार वो क्या कहलाती है? हीनता, कुंठा, कुसमायोजन एवं मौलिक दुश्चिंता। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर क्या होगा कैरन हॉर्नी के अनुसार, अगर हम एक बालक के साथ माता पिता अच्छा व्यवहार नहीं करें तो उसमें एक भावना विकसित हो जाती है, उस पर अगर अपन ध्यान नहीं देते हैं तो वो चीज़ कहलाती है मौलिक दुश्चिंता, बेसिक एंग्जाइटी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नव फ्राइडवादी मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत को व्यक्तिक मनोविज्ञान के रूप में जाना जाता है? युंग, एडलर, एरिक फ्रॉम और सिगमंड फ्राइड। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है एडलर। जो है उनके सिद्धांत को व्यक्तिक मनोविज्ञान सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। नव फ्राइडवादी आप देखोगे तो उसमें पता चलेगा। और ये जो क्वेश्चन है मोस्टली एनसीईआरटी बुक्स के ऊपर आधारित है। हो सकता है आपको अन्य बुक्स में नहीं मिले हो, और आपको ये सलाह भी है कि इस समय आप एनसीईआरटी बुक्स को ना पढ़ें, क्योंकि अब एग्ज़ाम नज़दीक है तो इसकी जो लैंग्वेज है थोड़ी सी क्लिष्ट है। तो आप ऐसा ना हो कि अपन अधिकतर समय इसको पढ़ने में खपत हो जाए। तो इस समय आप
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करो, या जो चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं उन्हीं चीज़ों को आप रिपीट करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हालांकि हर टॉपिक से लगभग एक एक क्वेश्चन आने वाला है, तो कोई ज़्यादा ऐसा टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन एक एक नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये भी अपन को याद रखना होगा। एडलर के अनुसार बालकों में हीनता मनोग्रंथि के उत्पन्न होने का जो समय है, एडलर ने किसकी बात की थी? हीनता मनोग्रंथि की। देखिए क्वेश्चन में ही आपको चीज़ें सीखने को मिल रही है। हीनता मनोग्रंथि की बात किसने की है? एडलर ने। लेकिन यहाँ पे यह कि उसके विकसित होने का समय क्या है? शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्क अवस्था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा वयस्क अवस्था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने व्यक्तित्व को जैविक उन्मुखता की बजाय सामाजिक उन्मुखता के संदर्भ में विकसित किया? मैं फिर नव फ्राइडवादी जो मनोवैज्ञानिक है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। एरिक फ्रोम, एडलर, कैरन हॉर्नी, सिगमंड फ्राइड। जैविक उन्मुखता की तो बात किसने की थी? सिगमंड फ्राइड ने। लेकिन उसकी बजाय सामाजिक उन्मुखता की बात किसने की? वो है इसका सही आंसर एरिक फ्रोम। ठीक है, तो ये भी क्लियर। निश्चित रूप से आपको हर एग्जाम में आपको कोई ना कोई इस टॉपिक से अच्छा क्वेश्चन मिल ही जाएगा। आपको इन 50 क्वेश्चन से बाहर मैं समझता हूँ कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने अंतिम महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखते हैं आपका आंसर क्या होता है। व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी तकनीक की विशेषता नहीं है। वहाँ पे पहले भी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ये नहीं है, तो इसमें है व्यक्तित्व का प्रत्यक्ष तरीके से मापन किया जाता है। आपको इनमें से एक कथन गलत देखना है। अप्रक्षेपी जो विधि है उसमें प्रत्यक्ष तरीके से मापन किया जाता है। इसमें व्यक्ति को पता होता है कि उसका मूल्यांकन किया जा रहा है। इसमें व्यक्ति वांछनीय तरीके से व्यवहार प्रकट करता है, और इसमें व्यक्ति अपना स्वाभाविक व्यवहार प्रकट करता है। बताइए इसका आंसर। इसमें अप्रक्षेपी जो होती है, मैंने बताया इनको आप उल्टा याद रखिए। अप्रक्षेपी में प्रत्यक्ष तकनीकी होती है और प्रक्षेपी में अप्रत्यक्ष तकनीकी होती है। तो यहाँ पे अप्रक्षेपी में प्रत्यक्ष तकनीकी होती है, इसमें व्यक्ति का प्रत्यक्ष तरीके से सही है। इसमें प्रत्यक्ष जब तकनीक होती है यानी उस व्यक्ति जो होता है हमारे सामने होता है, ठीक, उसको पता होता है कि हमारे कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य हमारे व्यक्तित्व का पता लगाया जा रहा है, उसको ये अब संशय होता है। तो इसमें व्यक्ति को पता होता है कि उसका मूल्यांकन किया जा रहा है, ये भी सही है। जैसा बन लेता है इंटरव्यू अप्रक्षेपी तकनीक के अंतर्गत होता है, तो साक्षात्कार लेने वाला और देने वाला उन दोनों को पता होता है। इसमें व्यक्ति वांछनीय तरीके से व्यवहार, जैसे अपन एग्जाम के लिए कोई इंटरव्यू देने जाता है तो वो अपना जो व्यवहार वहाँ पे प्रकट करेगा, ठीक है, वो बनावटी होगा। वांछनीय व्यवहार, जो चीज़ें सही उचित है उसी तरीके से वो सामने के वाले के सामने पेश आएगा। और अंतिम जो इसमें व्यक्ति अपना स्वाभाविक व्यवहार प्रकट करता है। ध्यान रखिए, इंटरव्यू में कोई भी व्यक्ति जाता है, ठीक है, इंटरव्यू देने, तो वो व्यक्ति का बनावटी व्यवहार ही होता है। ठीक है, बाहरी रूप से अगर बात करें तो वो उसका बनावटी व्यवहार ही होता है, तो वहाँ पे वो अपना स्वाभाविक व्यवहार प्रकट नहीं करता, जबकि यहाँ पे प्रकट करता है। तो दोस्तों ये थे अपने जो 50 क्वेश्चन। और अगर आप चैनल पर नहीं तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें इसको। आगे अपन बात करेंगे जो अभिप्रेरणा का टॉपिक, और लगभग 4-5 टॉपिक उनके पहले टॉपिक वाइज क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, उसके बाद में शैक्षिक परिदृश्य से संबंधित क्वेश्चन भी कर रहे हैं। और टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे अपन मिक्स में क्वेश्चन 10 तारीख से स्टार्ट कर देंगे। 10 से लेकर 20 तक 25 तक अपन इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे डेली। 50-50 क्वेश्चन या कि नहीं, लगभग 1500-2000 क्वेश्चन। धन्यवाद।